देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से इंटर हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर। आप प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक से देखिए, जिससे आपको पता चले कि चैप्टर बाय चैप्टर आपका तैयारी कितना बढ़िया से हो रखा है। या आप एनसीईआरटी बुक से आप अपना तैयारी करिए या वीडियो को रोक के सभी प्रश्न को लिख लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो हमने चैप्टर नंबर 1 बातचीत से लिया है। तो देखते हैं कि हमारा पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या बनता है। हमारा पहला नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि बातचीत कौन सी विद्या है, तो निबंध है। बातचीत जो है निबंध है, तो ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा। दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न आता है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए को देखिए 23 जून 1843 ईस्वी, बी 23 जून 1844 ईस्वी, सी 23 जून 1845 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 23 जून 1846 ईस्वी। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 23 जून 1844। चलिए दोस्तों बगैर देर किए हुए देखते हैं हम तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण मिल जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर आपको कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट के निधन के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए को देखिए 20 जुलाई 1912, ऑप्शन बी 20 जुलाई 1913, सी 20 जुलाई 1914 और डी 20 जुलाई 1915। तो बालकृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था, आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है देखने को मिलेगा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा चौथा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न आपको कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। ऑप्शन ए समस्तीपुर बिहार, बी पटना बिहार, सी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा और ऑप्शन डी को देख लीजिए, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान था, वो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा पाँचवा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाँचवा नंबर प्रश्न देख लीजिए। पाँचवा नंबर प्रश्न कहता है बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। ऑप्शन ए को देखिए 1000, बी 1001, सी 1002 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1003। तो आपको यहाँ पे बताते चले कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल निबंध 1000 के लगभग लिखे थे, यानी सही आंसर आपको 1000 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। छठा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। छठा नंबर प्रश्न
कहता है बाल कृष्ण के प्रहसन का नाम बताइए। ऑप्शन ए आचार्य विडम्बन, बी जैसा काम वैसा परिणाम, सी नई रोशनी का विष और डी ये तीनों। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये तीनों। चलिए दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा 7वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 7वां नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था। ऑप्शन ए को देखिए, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। ऑप्शन बी आजाद शत्रु। ऑप्शन सी गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा और ऑप्शन डी हमारी घड़ी सद्भाव का अभाव। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि आजाद शत्रु बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 8वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा। 8वां नंबर प्रश्न कहता है खाली जगह को भर अनेक प्रकार की शक्ति जो वरदान की भांति। यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न को फिर से, खाली जगह को भरे अनेक प्रकार की शक्ति जो वरदान के भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से डैश भी एक है। ऑप्शन ए को देखिए, स्पर्श शक्ति, बी श्रवण शक्ति और सी वाक्य शक्ति। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, घ्राण शक्ति लिखा हुआ है। तो हमारा 8 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाक्य शक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था। ऑप्शन ए बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बी सुनने से मनुष्य को जाना जा सकता है, चिल्लाने से ही दबंग की आवाज़ को दबाया जा सकता है और ऑप्शन नंबर डी विनम्रता से हमें अपनी बात कहनी चाहिए। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा कि बेन जॉनसन ने कहा था बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। एडिसन का मत क्या है। एडिसन का मत क्या है। ऑप्शन ए को देखिए, सच्ची बातचीत 3 व्यक्ति में भी हो सकती है, बी असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है, सी सच्ची बातचीत 5 व्यक्ति में भी हो सकती है और डी झूठी बातचीत 4 व्यक्ति में होती है। तो आपको बता दें यहाँ पर कि जो एडिसन का मत था, उनका मत था ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में ही हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी 10 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है शक्ति शब्द कौन लिंग है। ऑप्शन ए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। शक्ति लिंग जो है, शक्ति शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जो है कि हमारा अगला नंबर चैप्टर है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला नंबर चैप्टर का नाम है उसने कहा था। इस पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अभी आप जो है सफलता ग्रुप देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर का। अगर वीडियो को लाइक नहीं करना है मत कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन ये सभी प्रश्न जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये चैप्टर बाय चैप्टर आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो या आप एनसीईआरटी बुक से अच्छी तरह से तैयारी करिए या आप हमारे वीडियो को रोक के लिख लीजिए
तो आपको भविष्य में बहुत फायदा देगा। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं चैप्टर उसने कहा था कि कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। हमारा पहला नंबर प्रश्न देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 7 जुलाई 1883, बी 8 जुलाई 1884, सी 9 जुलाई 1885 और डी 10 जुलाई 1846। तो आपको पता होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा सही हो जाएगा, 7 जुलाई 1883 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा। दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 11 सितंबर 1921, बी 12 सितंबर 1922, सी 13 सितंबर 1923 और डी 14 सितंबर 1924 को। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन जो है हुआ था आपको 12 सितंबर 1922 ईस्वी हमारा बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए, कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जबलपुर मध्य प्रदेश, बी इटारसी मध्य प्रदेश, सी जयपुर राजस्थान और डी लम्ही वाराणसी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी जयपुर राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ था? लम्ही वाराणसी, कदम कुआं पटना, सिमरिया बेगूसराय या ऑप्शन नंबर डी गुलेर कांगड़ हिमाचल प्रदेश। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान जो था, ऑप्शन नंबर डी गुलेर कांगड़ हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी आपको 5वां नंबर प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर जो है दिया हुआ है। तो चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। गुलेरी जी के प्रमुख कहानी का नाम बताइए। ऑप्शन ए सुखमय जीवन, बी बुद्धा का कांटा, सी उसने कहा था और डी उपयुक्त तीनों। तो 5 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गुलेरी जी की प्रमुख कहानी उपयुक्त तीनों यानी सुखमय जीवन भी है, बुद्धा कांटा भी है और उसने भी कहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए समालोचन, समालोचक, काशी नगरी, प्राचीन पत्रिका, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और बागर्द। तो सही आंसर 6 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने समालोचक, काशी नगरी, प्राचीन पत्रिका का संपादन किया था। 7वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 7वां नंबर प्रश्न कहता है किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया? पक्ष विद्या इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, सामसायिक विषय और ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त तीनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा 8वां नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुलेरी जी के प्रमुख निबंध के नाम बताइए। ऑप्शन ए कछुआ धर्म, डिंगल, संस्कृत के टिपरारी, बी मारेसी मोहू कुठाब, पुरानी हिंदी, सी देवाना प्रिय और डी उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर 8 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल
सही हो जाएगा, यानी गुलेरी जी की निबंध इनमें से सभी है, उपयुक्त सभी। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? दिव्य प्रेम कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, युद्ध की कहानी, उपयुक्त तीनों। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। चलिए दोस्तों, हम 10वां नंबर प्रश्न पर आ गए। 10वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10वां नंबर प्रश्न कहता है किस पाठ में यह उक्ति आती है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? तो हमारा ऑप्शन ए को देखिए, उसने कहा था, बी को देखिए सुखमय जीवन, डी को देखिए, सी को देखिए बुद्धा का कांटा, और ऑप्शन नंबर डी को देखिए भोगे हुए दिन। तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था, सही आंसर। चलिए अब हम तीसरा नंबर चैप्टर संपूर्ण क्रांति से बात करते हैं, जिसका लेखक डॉक्टर जयप्रकाश नारायण है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सफलता ग्रुप के सौजन्य से देखिए तीसरा नंबर चैप्टर इंटरमीडिएट हिंदी के संपूर्ण क्रांति। तो उसका पहला नंबर प्रश्न को जानते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए को देखिए 11 अक्टूबर 1902, बी 12 अक्टूबर 1903, सी 13 अक्टूबर 1904 और डी 14 अक्टूबर 1905। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था आपको ऑप्शन नंबर ए 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को लोग जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 7 अक्टूबर 1978, बी 8 अक्टूबर 1989 माफ़ कीजिएगा 8 अक्टूबर 1979 है, सी 9 अक्टूबर 1980 और डी 10 अक्टूबर 1981। तो हमारा दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपको बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 अक्टूबर 1979। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, सिताब दियारा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला, डी लम्ही वाराणसी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था आपको सिताब दियारा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ ये जगह है। चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण के बचपन के नाम क्या था? अनंत, अभिमन्यु, राहुल और ऑप्शन नंबर डी बाउल। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। पाँचवां नंबर प्रश्न देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? लोकनायक, जननायक, नरनायक और देशनायक। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लोकनायक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न को देख लीजिए, बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया? ऑप्शन ए 1964, बी 1974, सी 1984 और ऑप्शन नंबर डी 1994। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1974 में बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया था। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न कहता है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी?
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण और लोकमान्य तिलक। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण। चलिए हम 8वां नंबर प्रश्न जानते हैं। हमारा 8वां नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो पुरस्कार मिला था वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न डॉक्टर जयप्रकाश नारायण। दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न को जान लीजिए। 9वां नंबर प्रश्न कहता है संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया? 5 जून 1974, 6 जून 1975, 7 जून 1976 और ऑप्शन डी 8 जून 1977। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 5 जून 1974 संपूर्ण क्रांति वाले पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जयप्रकाश ने भाषण जो दिया था। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण है। किस पाठ में आया है अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां बरसाते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि संपूर्ण क्रांति। चलिए अब ये 4था नंबर चैप्टर अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सफलता ग्रुप के सौजन से इंटर हिंदी के देख रहे हैं प्रश्न अभी आप, तो देख लीजिए। कहता है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और जगदीश चंद्र माथुर। तो सही आंसर यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 22 सितंबर 1907, बी 23 सितंबर 1908, सी 24 सितंबर 1909 और ऑप्शन डी 25 सितंबर 1910। तो सही आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। 3 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न कहता है रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ? 22 अप्रैल 1972, 23 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1974 और 25 अप्रैल 1975। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 अप्रैल 1974 को रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ। चौथा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। चौथा नंबर प्रश्न कहता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बेगूसराय बिहार और सी लम्ही वाराणसी, ऑप्शन डी ढाका बंगला। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सिमरिया बेगूसराय बिहार में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। 5वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृति कौन नहीं है? साकेत यशोधरा, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रेशमी रथी, कोमलता और कभी हारे को हरिनाम और डी नील कसम उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साकेत यशोधरा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 6ठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न को देख लीजिए।
रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृति कौन नहीं है? मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, आषाढ़ का एक दिन, काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज और बट पीपल, दिनकर की डायरी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी हमारा महत्वपूर्ण। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? हुंकार, रेशमी रथी, कुरुक्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी उर्वशी। तो हमारा सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर उर्वशी। 9 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न कहता है दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और ऑप्शन नंबर डी पद्म। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपको ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पद्म भूषण। दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 10वां नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? ओजगुण, मसृणता, पौरुष, प्रभावपन, बग्मिता। तो सही आंसर 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा यहाँ पर। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कहता है दिनकर किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग और ऑप्शन डी कहता है भारतेंदु युग। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर 11 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, छायावादोत्तर युग। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? आधी नारी, पूरी नारी, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के काल्पित रूप और ऑप्शन डी जिसका आधा रंग, ऑप्शन डी आधा पुरुष। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है शंकर और पार्वती का काल्पित रूप जिसका आधांग पुरुष और आधांग नारी का है, उसे ही अर्धनारीश्वर कहते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण मिल जाएगा। संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? ऑप्शन सर्वत्र पुरुष, पुरुष और स्त्री स्त्री, पुरुष दबंग और स्त्री स्त्रैण, पुरुष स्त्रैण और स्त्री पुरुषोत्तम, पुरुषोयुक्त और डी स्त्री पुरुष पर शासन करना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वत्र पुरुष, पुरुष और स्त्री स्त्री। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। नर और नारी के काम क्या है? नर और नारी, नर हो गई, नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान और नारी का काम औरसना परोसना। सी नर चाय बनाता है, नारी खाना पकाती है। ऑप्शन डी नारी नौकरी करती है और नर खाना बनाता है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न, कामनी तो अपने साथ डैश का शांति लाई थी, खाली जगह को भरे विश्रामनी, गमनी, यमनी और डी सायनी। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है यामिनी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न, जिस पुरुष में नारी तो नहीं डैश है, संपूर्ण, अपूर्ण, अधूरा और ऑप्शन नंबर डी अर्धपूर्ण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अपूर्ण। तो दोस्तों ये था आपको इंटरमीडिएट हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
जो हमने पहला नंबर चैप्टर बातचीत से लिया था और चौथा नंबर चैप्टर जो है अर्धनारीश्वर पाठ से है, उस तक का हमने अभी तक का वीडियो देख लिया। दोस्तों, आप अपने एनसीईआरटी बुक को ध्यान से पढ़िए, और क्योंकि सारा प्रश्न जो है आपको पाठ के अंदर से पूछे जाते हैं, और हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार, जय हिंद। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चल 12 चल 12।